सो गाइस वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बुक्स रिव्यू। सो इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी जिससे आप लोग अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम जो कि आपके मार्च में होने वाले हैं, उसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में। ये वीडियो बेसिकली आईसीएसई के क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो को बिना देर करे शुरू करते हैं। तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि आपका जो नया स्पेसिमेन पेपर है उसमें आपको एमसीक्यू साथ ही साथ आपको जो सेक्शन बी रहता था सब्जेक्टिव वो देखने को मिल रहा है। तो इस साल आपको एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी बुक की रीडिंग लगानी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना पड़ेगा, साथ ही साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम उसका रिवीजन करना पड़ेगा। आप लोग जितना आसान सोच रहे हो वो इस बार नहीं रहने वाला, उतना आसान नहीं रहेगा। आपको हर साल से ज़्यादा थोड़ा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अगर आपको एक अच्छी परसेंटाइल स्कोर करनी है तो सबसे पहले अगर हम लोग केमिस्ट्री में चैप्टर्स की तरफ देखें तो आपका पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज पहला चैप्टर, एंड देन सेकंड केमिकल बॉन्डिंग, थर्ड एसिड बेसिस इन सॉल्ट, उसका एनालिटिकल, फिर मोल, इलेक्ट्रोलाइसिस, मेटलर्जी, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपके पास यही कुछ चैप्टर्स है और काफ़ी इजी चैप्टर्स है। सबसे पहले अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो बोर्ड इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाता है। स्पेसिफिकली आपको ट्रेंड्स याद रखने होते हैं। पीरियोडिसिटी, आपको यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आपको एटॉमिक साइज, डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड, ये सब याद करना पड़ता है। अभी आपके में कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है, नहीं तो आप 11th क्लास में आएंगे तो उसमें आपको काफ़ी सारे ऐसे एक्सेप्शंस मिलेंगे। जैसे अभी आप पढ़ते हो अक्रॉस अ पीरियड, कोई भी चीज़ आपकी, चलो हम लोग ले लेते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो तो न्यूक्लियर साइज जो होता है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन होता है, आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे होगे कि सभी एलिमेंट्स के लिए होता है, लेकिन असलियत में ऐसा सभी एलिमेंट्स के लिए नहीं होता। मैं आपको एक बार एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। आपको ये चीज़ याद नहीं करनी है, इससे डरिएगा नहीं, ये आपके 11th में आएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए Na, देन Mg, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने से जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे 496, 737 और यहाँ पे डिक्रीज हो गया 577। तो ऐसे एक्सेप्शंस आते हैं। यहाँ पे ऐसे ही फोस्फोरस के केस में हुआ 786, बढ़ना चाहिए था, बढ़ा लेकिन फिर कम हो गया। तो यहाँ पे इन सब का कम नहीं हो रहा, फोस्फोरस का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों होता है ऐसा, आप 11th क्लास में पढ़ोगे उसको, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी 11th के परस्पेक्टिव से भी और क्लास 10th के परस्पेक्टिव से भी। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एटॉमिक नंबर, देन मास नंबर। आईसीएसई में ही आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखने को मिलेगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड्स में जाएंगे तो आपको उसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, उनके में सीधे क्लास 11th में आता है। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक एडवांटेज हो गया कि आप लोग ये सब पढ़ चुके हो, तो आपको 11th में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें तो सेम रहने वाली हैं। आप सोच रहे हो कुछ अंदर आ जाएगा, नहीं होगा। जो आपका चैप्टर 2 आएगा क्लास 11th का, उसमें भी आपका यही सब चीज़ें रहेंगी और बस थोड़ा सा आपको याद करने का अपना कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, नहीं तो रहेगा सब यही। जैसे इसमें बताया गया कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो हो जाता है, वो एक जनरल ट्रेंड है जो ऑब्जर्व करा जा रहा है, ठीक है। तो बस मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आप लोग इस चैप्टर पे थोड़ा फोकस करो, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसको लाइटली ले लेते हैं। तो लाइटली नहीं लेना, इस चैप्टर पे फोकस करो। 11th में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपके क्लास 10th के एग्जाम में तो काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे ही इसके। इनके मैं बता देता हूँ कौन से फेमस क्वेश्चंस होते हैं। ये आपकी बुक में ही सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये वाला 2019 में जो आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में नहीं, काफ़ी बार पहले भी आ चुका है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन टेबल वाले आपके काफ़ी बार आ चुके हैं। तो ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। करीबन 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और 5 से 6 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आपका 2009 में क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया था, देन 2019 में ये 4 मार्क्स का आया था, एंड देन आपको 2013 में तो बहुत ज़्यादा आ गया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 2013 में आया था। तो भाई प्रैक्टिस की तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी बुक से हो जाएंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से चैप्टर वाइज आपकी बुक में ही दिए हुए हैं, लेकिन ये आपके लिए सफिशिएंट तो है, लेकिन आपको कुछ और क्वेश्चंस भी साथ ही साथ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ टेबल के 2 क्वेश्चन करके क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको थोड़े से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब टेबल में ही नहीं देखे, आप और भी चैप्टर्स के देख लो, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, तो एज इट इज तो नहीं आ जाएंगे। आपको ट्रेंड्स में जैसे अरेंज करना होता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में,
आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो इन सबको आपको अरेंज करना होता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, आप एक बार में नहीं कर पाओगे इन सब चीज़ों को। तो इसी की प्रैक्टिस के लिए आप ये ओसवाल गुरुकुल की केमिस्ट्री की बुक को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर आपको हर तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपको इसका डिटेल्ड रिव्यू देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ एक वीडियो की, मैंने अभी कुछ ही दिन पहले उसको डाला था, कुछ ही दिन क्या, अभी 2 ही 3 दिन हुए हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हो। उसमें मैंने बताया था कि यही बुक आपके लिए क्यों परफेक्ट है। काफ़ी बच्चे मेरे से कह रहे थे उस वीडियो में कि भैया क्या यही बुक अच्छी है और कोई नहीं है। तो और भी अच्छी बुकें होती हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें एज अ डिवाइड देखने को मिलती है कि चैप्टर, टैगलाइन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब चीज़ें अलग अलग दी हुई हैं। और बुक्स में आप देखोगे तो सब एक दूसरे में मिक्स हो रहा है, तो आंसर गलत हो रहा है, लेकिन इनके में आंसर गलत आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको सीधे यहीं पे इन्होंने आंसर्स दिए हुए हैं और ये काफ़ी साल से बना रहे हैं। आप यहाँ पे देखो, यही नेम द फॉलोइंग्स काफ़ी सारे चैप्टर के आ गए। मैं आपको पीरियोडिक टेबल के ही दिखा देता हूँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के। तो यहीं पे आपको काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ ही साथ आपको अलग से क्वेश्चन बैंक जो होती है वो आपको मिल गए। और जैसे मैं आपको बता रहा था, पीरियोडिक टेबल में ये टेबल वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इस बुक में आपको काफ़ी सारे टेबल वाले क्वेश्चंस भी मिल गए, तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और किसी बुक में आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। मैक्स टू मैक्स 3 से 4 टेबल बेस्ड क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर के, अपनी तरफ से वो लोग डालते भी नहीं है, लेकिन इनकी बुक में आपको काफ़ी सारे देखने को मिल रहे हैं। आप पॉज करके एक बार पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको कोई आंसर गलत लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में भी बता देना। इनकी बुक में कोई आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं मिलेगा, आपको एक दो भले ही मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और कंपैरिजन और पब्लिशर्स की बुक से काफ़ी कम देखने को मिलेगा जो एरर्स है। इसके बाद आपका चैप्टर 2 केमिकल बॉन्डिंग है। इसमें आप 90% चैप्टर तो 9th में ही पढ़कर आ रहे होगे। काफ़ी बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कुछ ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, कुछ ने क्या, कुछ बच्चे तो वो होते हैं जो पढ़े नहीं होंगे 9th में ढंग से, तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सब आप पढ़ के आ चुके हो। 2.6 से पहले जितना है सब आपका 9th का पोर्शन है। सिलेबस में आपके ये सब है, लेकिन ये 99% 9th का पोर्शन है। शायद आप लोगों ने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स, ये शायद आपने क्लास 9th में नहीं पढ़ा होगा, नहीं तो प्रॉपर्टीज एंड कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स ये सब पढ़ा होगा। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपके में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। हाइड्रोनियम आयन का आपके में कोर्स में है, और NH4 आयन का है, और हाइड्रोक्सिल आयन का है, बस। और फिर आपके कोर्स में भी नहीं है, तो काफ़ी सिंपल पड़ जाता है। ये चैप्टर काफ़ी आसान है और स्कोरिंग है, क्योंकि 9th में भी पढ़कर आ रहे हो और बहुत आसान होते हैं बॉन्ड्स। आपको बस अच्छी तरीके से इसको करना है। साथ ही साथ पोलर, नॉन पोलर, ये आपको पहचानने सीखने हैं कि कौन से पोलर होते हैं, कौन से नॉन पोलर होते हैं। इसके बाद आपको एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट देखने को मिलता है, तो ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है। इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आप मेरी बुक में देख पा रहे हो कितना ज़्यादा इसमें पेन वेन चल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से याद करना होता है। ठीक है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें आपकी बहुत सारी MCQ में आती है, ये मत सोचना कि आएगी नहीं, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें MCQs में आ जाती हैं, तो अच्छी तरीके से इसको कर लेना। मैं इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो बहुत बार आता है एग्जाम में, शायद आपके स्कूल वाले भी आपको ज़रूर से देंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो कि एसिड के साथ रहते हैं, तो एक्टिव मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं, लेकिन जो HNO3 एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन नहीं बनाता। आप स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में भी इसको डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। HNO3 होता है वो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता, लेकिन सिर्फ ऐसे दो ही मेटल है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, वो बनाते हैं निट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस। लेकिन तभी बनाएंगे, एक और कंडीशन इसमें, कि जो निट्रिक एसिड है वो डिल्यूट हो। डिल्यूट यानी उसमें पानी मिला हो, 99% पानी हो और 1% एसिड हो, जिसको हम लोग 1% एसिड कहते हैं, डिल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो उसके साथ हाइड्रोजन बनता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम से कम आपको ये 8 से 9 बार ICC के एग्जाम्स में ये पॉइंट देखने को मिल चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको धोखे से भी भूलना नहीं। ये जो आप बोल्ड लेटर्स में नीचे देख रहे हो लिखा हुआ, ये सब बहुत बार आता है एग्जाम में। तो ये चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। नेम द फॉलोइंग के परस्पेक्टिव से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ कम से कम इसी चैप्टर के आपके 8 से 9 नंबर के तो इसी चैप्टर के आ जाएंगे। आपको नहीं पता चलेगा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के कहाँ है, इसके कहाँ है, दोनों मिक्स करके आएंगे, क्योंकि स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में भी आपको यही केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाएंगी और यहाँ पे भी आपको यही केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई जा रही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से कर लेना है चैप्टर, और बहुत मज़ा भी आएगा इसको पढ़ने में। सॉल्ट इन द प्रिपरेशन में शायद आपका यहाँ तक बेसिक सॉल्ट्स तक आ रहा है, बाकी सब तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो इसको तो देखने का फ़ायदा भी नहीं है। वैसे भी इम्पॉर्टेंट भी नहीं था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स भी आपका कोर्स में नहीं है।
इसके बाद मोल कंसेप्ट एंड स्टिचियोमेट्री आता है, ये भी आपका हटा ही दिया गया है पूरा। वैसे मेरी बात मानो तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, अब हटा दिया गया है वो अलग बात है, नहीं तो क्लास 11th में बहुत काम आने वाला है शुरुआती के ही चैप्टर्स में। अगर आप क्लास 11th में PCM लेने की सोच रहे हो या PCB लेने की सोच रहे हो तो सबसे पहला जो चैप्टर आपका रहेगा वो मोल कंसेप्ट ही रहेगा। लेकिन काफ़ी कोचिंग्स में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले पढ़ाया जाता है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अगर आपको ढंग से क्वेश्चंस करने हैं तो आपको मोल कंसेप्ट थोड़ा बहुत बिल्कुल बेसिक आना चाहिए। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप इतना पूरा चैप्टर पढ़ लो, आप यहाँ से ये जो इसकी B यूनिट है इसमें यहाँ पे 5.8 से मोल कंसेप्ट चालू है, आप इसको ज़रा पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना क्लास 11th के परस्पेक्टिव से, 10th के परस्पेक्टिव से अभी तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका आता है परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, शायद ये आपके कोर्स में है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो जो आपके कोर्स में है वो वेपर डेंसिटी एंड इट्स रिलेशन टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, आपके सिलेबस में बस यही है, मतलब यही है वेपर डेंसिटी इन सब में। तो ये सब आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस, ये भी हट गया है, ये चैप्टर आपका हट ही गया है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो फिर हटाओ इसको। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस आता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत बार पूछी जाती है। यहाँ से मेन चैप्टर आपका शुरू होता है जो कि रहता है एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। डायरेक्ट फिगर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट। ठीक है, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, आपकी बुक में प्रीवियस ईयर दी है, ये डायरेक्ट आपको ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसमें तो एक ही दिया है, तबकि पहले बहुत आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके आ चुके हैं। फिर आता है मेटलर्जी, जिसमें आपका स्टेजेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कट गया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन हाँ कर लेना, ये नहीं कि छोड़ दिया, करना तो पड़ेगा ही, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। फिर आता है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, जिसमें आपको 4 यूनिट्स मिलती हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, निट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन क्लोराइड एंड निट्रिक एसिड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका इंपॉर्टेंट है। ये अच्छी तरीके से ये सब कर रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा याद करने वाले चैप्टर रहेंगे, जिसमें आपको रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे। अब एक वीडियो मैं अलग से आपको बना के दे दूंगा कि किस तरीके से आपको रिएक्शंस याद करने हैं। वैसे अगर आपको अभी ज़रूरत है तो मैंने प्रीवियस ईयर के बैच के लिए बनाए थे, निट्रिक एसिड का शायद बनाया था, हाइड्रोजन क्लोराइड का और सल्फ्यूरिक एसिड का बनाया था। अमोनिया का शायद मैंने नहीं बनाया, तो आप उसको एक बार देखना। वो 10 मिनट्स का वीडियो था, लेकिन वो वीडियो आप लोगों के लिए किसी 3 घंटे के लेक्चर से कम नहीं होगा। उसमें मैंने आपको कंसाइज तरीके से काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, और वो इतना सफिशिएंट है कि आपका अगर अगले दिन टेस्ट है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का, सिर्फ आप उस 10 मिनट के वीडियो को ढंग से 3-4 बार देख के उसके नोट्स डाउन, जितने भी नोट है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट डाउन करके आप चले जाओ अपना टेस्ट देने। आपके फुल मार्क्स नहीं आए तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। मैं इतने और चैप्टर्स के लिए मैं काफ़ी जल्दी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। इसके बाद अमोनिया है, तो इन सब का मैंने एक्सप्लेनेशन पहले ही कर चुका हूँ, तो आप लोग उसको देख लेना एक वीडियो को। सेमेस्टर 2 का होगा वो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी भी दे दूंगा। इसके बाद फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलती है, ये पूरा अलग एक पार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके यही प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज, जिसमें थ्योरी रहती है, न्यूमेरिकल्स नहीं रहते। और मोल कंसेप्ट जैसे चैप्टर्स वो होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स रहते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें कार्बन इन इट्स कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हो हम लोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। IUPAC नेमिंग आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, नोमेनक्लेचर जिसे हम लोग कहते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से करना है आपको। ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा आप इसके IUPAC नोमेनक्लेचर के कर सके उतना आप लोग के लिए अच्छा है। फिर आपको हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स मिलता है, जिसमें रिएक्शंस ही हैं जो आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं। ये सब आपको याद करने वाला पोर्शन है। अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड आपका शायद कट गया, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इसी तरीके से करना होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए चैप्टर को करते समय। तो सबसे पहले तो आपको चैप्टर की अच्छी तरीके से रीडिंग लगानी है, और नोट्स बनाने कंपलसरी होते हैं केमिस्ट्री में। अगर आप लोग सोचते हो कि बिना नोट्स के काम चल जाएगा, नहीं चल पाएगा बिना नोट्स के काम। आप टिक लगा लोगे बुक में, अंडरलाइन कर लोगे, काम नहीं चल पाएगा। आपको एक अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैं आपको अपने नोट्स पहले एक वीडियो में दिखा चुका हूँ, जो मैं भी आपको केमिस्ट्री का कह रहा था, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपके कुछ नोट्स होने चाहिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं HCl का वीडियो बना चुका था, उसमें मैंने सब नोट्स से शेयर करे हुए थे, तो आप लोग देख लेना। है काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, इस तरीके से आपके हर एक चीज़ आपकी इसमें होनी चाहिए।
कि यहाँ पे क्यों हम लोग टेम्परेचर लेस देन 200 रखते हैं, हम लोग क्यों HNO3 यूज़ नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नोट्स आपको अच्छी तरीके से होने चाहिए। तो चैप्टर की रीडिंग हो गई और फिर नोट्स बना लिए। अगर आपको चैप्टर समझ में आता है तो ही आप ये सब आगे बढ़ना। अगर चैप्टर नहीं समझ में आता तो आप कोई इंटरनेट पे लेक्चर देख सकते हो, अपनी कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी आपको जो ठीक लगती हो। नहीं तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत भी नहीं है। काफ़ी सारे चैनल्स अवेलेबल है। पर्सनली मैंने PW से अपना करा था क्लास 10th, तो आप लोग भी कर सकते हो, काफ़ी ठीक ठाक है। उसके बाद फिर आपको अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर बुक के तुरंत नहीं करने हैं, आपको जो इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेज मिलती हैं, जैसे आप लोग देखो कि आपको इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेज इस तरीके के मिलते हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ढंग से लगा लेना है। फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको तुरंत नहीं करने। अगर आप क्वेश्चन बैंक परचेज कर रहे हो तो आप उसको कर सकते हो, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी बुक में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आप इनको करने के बाद फिर क्वेश्चन बैंक लगाओगे, उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, तो दो बार वो क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, उसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो ये बुक के क्वेश्चन हैं ये सब आपके हो जाएंगे। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एक अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। चैप्टर की रीडिंग और क्वेश्चन बैंक तो आपको अच्छे से सॉल्व करनी ही है। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो ओसवाल गुरुकुल की क्वेश्चन बैंक की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर से एक बार चेकआउट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।